बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम टू ऑल ऑफ़ माय स्टूडेंट्स, होप यू आर ऑल फाइन। स्टूडेंट्स, प्रिंसिपल ऑफ मार्केटिंग का जो लेक्चर हम स्टार्ट करेंगे, लेक्चर नंबर 7, और जो चैप्टर आज मैं आपके साथ स्टार्ट करूँगी चैप्टर नंबर 15। मैं उम्मीद करती हूँ कि पीछे वाले चैप्टर्स आपने बहुत अच्छे तरीके से प्रिपेयर कर लिए होंगे। साथ साथ पढ़िएगा, सारी तैयारी साथ साथ कीजिएगा। अल्लाह ताला आप सबको कामयाब करें। अच्छा, चैप्टर नंबर 15 हमारे पास है एडवर्टाइजिंग एंड पब्लिक रिलेशंस। एडवर्टाइजिंग एंड पब्लिक रिलेशंस। मार्केटिंग में एक ही चीज़ हम जो बार बार दोहराते हैं, या जो एक चीज़ माइंड सेटअप आपके दिमाग में एक बैठा हुआ कि मार्केटिंग के एक प्रोड्यूसर ने चीज़ बना ली, ठीक है, फिर उसको बना के अपने जो फाइनल कंज्यूमर हैं उन तक पहुंचाना, उसको किस तरीके से पहुंचाना, किस मोड को यूज़ करना, ठीक है, लोगों तक इन्फॉर्मेशन कैसे पहुंचाना, किस तरीके से बताना कि भाई हमने ये प्रोडक्ट बनाई है, इसकी ये खूबियाँ हैं, इसका इस्तेमाल ये है, इसका सीज़न ये है, ये जो भी आपकी इन्फॉर्मेशन है वो कस्टमर तक पहुंचाना, किस तरीके से पहुंचाना, एडवर्टाइज़ करना कहलाता है, ठीक है। अब एडवर्टाइज़ करना और पब्लिक के साथ एक अच्छा रिलेशनशिप बनाना। अब पिछले चैप्टर में भी मैंने एडवर्टाइजिंग का आपको थोड़ा सा बताया था कि एडवर्टाइजिंग कहते हैं कि एडवर्टाइजिंग मीन्स द एनी पेड फॉर्म एंड नॉन पर्सनल प्रेजेंटेशन एंड प्रमोशन ऑफ आइडियाज़, गुड्स और सर्विसेज बाय एन आइडेंटिफाइड स्पॉन्सर। अपने ख्यालात को, अपने कंटेंट को, अपनी जो है प्रोडक्ट को जो भी आपने बनाई है उसको कस्टमर तक उसको किसी इंफॉर्मेशन पहुंचाना, उसको परस्यू करना, एडवर्टाइजिंग कहलाता है, ठीक है। इसको नॉन पर्सनल इसलिए कहा जाता है कि एक जो मैनेजर है वो अपनी प्रेजेंटेशन नहीं दे रहा होता खड़ा होकर। ये जो प्रोडक्ट या सर्विस जो आइडिया आपके माइंड में होता है, जो आप कस्टमर तक पहुंचाना चाहते हो, ये उसके बारे में होता है, इसलिए हम इसको कहते हैं नॉन पर्सनल जो है प्रेजेंटेशन। जो हमारे ख्यालात के बारे में होती है, हमारी प्रोडक्ट के बारे में होती है, हमारी सर्विस के बारे में होती है, जो एक आइडेंटिफाइड स्पॉन्सर्ड होता है वो पहुंचाना चाहता है आवाम तक, तो इसे कहते हैं एडवर्टाइजमेंट। ये एडवर्टीज़मेंट जो भी आप उसको ब्रिटिश में बोलें, अमेरिकन में बोलें, आपकी जो है मर्ज़ी। अब इसमें अगर आप लोग, मैं तो जो एडवर्टीज़मेंट है वो शौक से देखती हूँ, तो मेरा इस चीज़ पे बड़ा फोकस होता है कि उन्होंने हमारे किसी जो रवाज है, हमारी जो नॉर्म्स हैं उनको तो हर्ट नहीं किया। कलर स्कीम क्या उठाई, लैंग्वेज क्या यूज़ कर रहे हैं, बच्चा अगर लिया है तो उसका क्या बिहेवियर दिखा रहे हैं, मतलब ये चीज़ें एडवर्टीजमेंट में हर नोट करने वाली होती हैं। आप करते हैं कि नहीं करते, लेकिन मैं लाजमी करती हूँ, और आपको भी करनी चाहिए कि जब आप ये किन्नौर वाले, बैंक वाले, ठीक है, घी वाले जब ऐड चला रहे हैं तो आप उसकी बारीकियों को जाकर फोकस करें कि जो है वो किस तरीके से उस ऐड में क्या क्या चीज़ कवर कर रहे हैं। कोई चीज़ ऐसी तो नहीं जो नॉन एथिकल है, ठीक है, कोई चीज़ ऐसी तो नहीं जो इमोरल है, ठीक है। कोलगेट वाले ऐड बनाते हैं तो वो अगर साथ ये भी मैसेज दें कि ड्यूरिंग ब्रशिंग क्लोज योर टैब, पानी ज़ाया नहीं करना चाहिए, टैब बंद रखनी चाहिए, ठीक है, तो ये मोरल थिंग्स हैं जो हमें इस साइड में मिलती हैं। तो इन चीज़ों को देखना, इन चीज़ों को फोकस करना, ठीक है, मैसेज को पॉजिटिव मैसेज तो पहुंचाना ही है, एडवर्टीज़मेंट तो देनी है, लेकिन उसको पॉजिटिव वे में हम पहुंचा रहे हैं कि नहीं, उसका पॉजिटिव इम्पैक्ट हो रहा है कि नहीं, वो मोरल है कि इमोरल है, ये चीज़ें एडवर्टाइजिंग में देखी जाती हैं। सिर्फ एक मशहूरी चला देना बात नहीं होती। मार्केटिंग मैनेजर मस्ट मेक 4 इम्पोर्टेंट डिसीजन। उसको किन 4 बातों का ख्याल रखना पड़ता है एडवर्टीजमेंट बनाते वक्त। उसमें सबसे पहले हमारे पास ऑब्जेक्टिव सेटिंग, हमारा ऐड बनाने का ऑब्जेक्टिव क्या है। क्या हम अपने कस्टमर के साथ सिर्फ एक गुफ्तगू करना चाहते हैं, उनको एक मैसेज देना चाहते हैं, ठीक है, कम्युनिकेशन ऑब्जेक्टिव है हमारा। कम्युनिकेशन ऑब्जेक्टिव यही होता है ना कि हम अपने कस्टमर के साथ सिर्फ एक गुफ्तगू करना चाहते हैं, उसको बताना चाहते हैं, उसको कोई इन्फॉर्मेशन देना चाहते हैं, ठीक है। उसके बाद हमारे पास ऑब्जेक्टिव आ जाता है सेल्स ऑब्जेक्टिव, कि हम अपनी चीज़ को एक टारगेट सेल तक लाना चाहते हैं, ठीक है। तो ये हमारे पास ऑब्जेक्टिव हमारा क्लियर होना चाहिए कि हमारा जो ऑब्जेक्टिव है ऐड बनाने का वो क्या है। हमारे पास जो पॉसिबल एडवर्टाइजिंग ऑब्जेक्टिव में कहते हैं कि स्पेसिफिक कम्युनिकेशन
टास्क टू बी अकम्पलिश्ड विद अ स्पेसिफिक टारगेट ऑडियंस ड्यूरिंग अ स्पेसिफिक पीरियड ऑफ टाइम, ठीक है। एक स्पेसिफिक टाइम में एक स्पेसिफिक मैसेज, एक स्पेसिफिक गुफ्तगू जो हम अपने ऑडियंस तक एक स्पेसिफिक मैसेज पहुंचाना चाहते हैं, उसे हम कहते हैं कि हमारा ये कम्युनिकेशन ऑब्जेक्टिव है, ठीक है। उसके अलावा हमारे पास जो पॉसिबल और एडवर्टाइजिंग ऑब्जेक्टिव आते हैं उसमें सबसे पहला है इन्फॉर्मेटिव ऑब्जेक्टिव। एज इट इज़ कम्युनिकेशन ऑब्जेक्टिव की ही एक टाइप है इन्फॉर्मेटिव कि हम इंफॉर्मेशन पहुंचाना चाहते हैं। कम्युनिकेशन करना कि हम एक जी उनको कह देते हैं कि जी हमें एक जगह पर ऑडियंस को हम बुलाते हैं, उनसे फीडबैक लेते हैं, गुफ्तगू करते हैं, कम्युनिकेशन ऑब्जेक्टिव है हमारा, ठीक है। इंफॉर्मेशन और एडवर्टाइजमेंट में कहते हैं कि हम उसको कम्युनिकेटिंग कस्टमर वैल्यू देना चाहते हैं, अपनी जो ब्रांड का है ब्रांड बिल्डिंग अ ब्रांड एंड कंपनी इमेज, अपनी कंपनी का एक इमेज बनाना चाहते हैं। टेलिंग द मार्केट अबाउट अ न्यू प्रोडक्ट, या हमारा मकसद जो हमारी मार्केट है उसको एक नई प्रोडक्ट से इंट्रोड्यूस करवाना होता है। एक्सप्लेनिंग हाउ अ प्रोडक्ट वर्क्स, या हमारा मकसद अपनी प्रोडक्ट का जो है वर्किंग या उसकी सेटिंग्स या उसका इस्तेमाल, उसका यूज़ बताना है। सजेस्टिंग न्यू यूज़ फॉर अ प्रोडक्ट, किसी चीज़ का कुछ नया कि हम उसको सजेस्ट करना चाहते हैं कि इस प्रोडक्ट को इसके अलावा ऐसे भी इस्तेमाल किया जा सकता है। इन्फॉर्मिंग द मार्केट ऑफ अ प्राइस चेंज, अगर किसी किस्म की हमने प्राइस फ्लक्चुएट की है, चेंज की है, उसके बारे में आगाह करना। डिस्क्राइबिंग द अवेलेबल सर्विस एंड सपोर्ट, करेक्टिंग फॉल्स इम्प्रेशन, अगर कोई फॉल्स इम्प्रेशन बन चुका हुआ है, अगर मेरे माइंड में कोई नेगेटिव इम्पैक्ट बन चुका हुआ है प्रोडक्ट का, उसको ठीक करना, उसको पॉजिटिव नेगेटिव से पॉजिटिव इम्पैक्ट की तरफ लेके आना। ये सारी चीज़ें आती हैं कम्युनिकेशन ऑब्जेक्टिव में, इंफॉर्मेशन ऑब्जेक्टिव में, ठीक है। हम न्यू प्रोडक्ट के बारे में आगाह करना चाहते हैं, हम प्राइस के बारे में आगाह करना चाहते हैं, हम चीज़ के न्यू इस्तेमाल से आगाह करना चाहते हैं, हम अपनी ब्रांड का इमेज बनाना चाहते हैं। ये सारे इन्फॉर्मेशन ऑब्जेक्टिव हैं। और ये एडवर्टीज़मेंट बनाते वक्त सबसे पहला ख्याल होता है कि हमारी एडवर्टीज़मेंट का मकसद क्या है, ठीक है। सेकंड हमारे पास ऑब्जेक्टिव है परस्यूसिव ऑब्जेक्टिव, परस्यू करना, उसको जो है आमादा करना, जो उर्दू में आप जो कह सकते हो कि हम किसी को मना रहे हैं, कन्विंस कर रहे हैं, आमादा कर रहे हैं, ठीक है। उसमें हमारे पास कहते हैं कि बिल्डिंग ब्रांड प्रेफरेंस को, कि हमारा जो ब्रांड है इसको प्रेफर किया जाए। इनकरेजिंग स्विचिंग टू अ ब्रांड, उनको इनकरेज किया जाए कि वो अपने जो ब्रांड इस्तेमाल कर रहे हैं उसको छोड़ के हमारे की तरफ स्विच ऑफ करें, ठीक है। फिर उनको चेंजिंग कस्टमर परसेप्शन ऑफ प्रोडक्ट वैल्यू, उनकी अगर उनके माइंड में कोई फॉल्स इंप्रेशन बन चुका है तो उसको चेंज करके पॉजिटिव की तरफ लेके आना। परस्यूडिंग कस्टमर टू परचेज नाउ, अपने कस्टमर को जो है कन्विंस करना कि हमारी प्रोडक्ट को ख़रीदें, मतलब अगर हमने सेल लगाई है तो हम उनको कन्विंस करें एडवर्टीज़मेंट के ज़रिए कि परचेज़ ना हो, हमारी ऑफ सीज़न है, इसके बाद हम ये सेल नहीं देंगे, बस आप हमारी प्रोडक्ट को भी के भी ख़रीदें, कुछ इस तरह का उनको कन्विंस करना। और आजकल लड़कियों को बेहतर पता होगा कि आजकल हर जगह, या फेसबुक ऑन कर ले, मार्केट चले जाए, हर जगह सेल का टैग ही नज़र आएगा, क्यों? क्योंकि ये ऑफ सीज़न चल रहा है, अब समर की क्लोजिंग है, तो उन्होंने बस वो स्टॉक आउट की सेल लगाई होती है हर जगह पे। क्रिएटिंग कस्टमर इंगेजमेंट एंड बिल्डिंग ब्रांड कम्युनिटी, अपने कस्टमर को अपने साथ इंगेज करना बस किसी भी तरीके से। और एक हमारा ऑब्जेक्टिव इसमें जो हो सकता है रिमाइंडर एडवर्टाइजमेंट, रिमाइंड कराना अपने कस्टमर को कि हम भी मार्केट में मौजूद हैं, हमारी प्रोडक्ट भी मार्केट में मौजूद है, अपनी मौजूदगी का एहसास दिलाना, अपनी मौजूदगी की याद दहानी कराना, कुछ भी आप कह सकते हो, ठीक है। इसे हम कहते हैं कि ये रिमाइंडर एडवर्टीज़मेंट है, जिसमें हम कहते हैं कि मेंटेनिंग कस्टमर रिलेशनशिप, अपने कस्टमर का जो रिलेशनशिप है कि कस्टमर कहीं हमें छोड़कर हमारे कंपटीटर की तरफ ना चला जाए, उसको मेंटेन रखने के लिए। रिमाइंडिंग कंज्यूमर दैट द प्रोडक्ट में बी नीडेड इन द नियर फ्यूचर, जिस तरह अब कोई हमारे हॉजरी वाले हैं या कोई स्वेटर जर्सियों का ब्रांड है, तो आजकल के सीज़न में वो एडवर्टीजमेंट चलाना शुरू कर देंगे कि भाई आपको फ्यूचर में इन नए स्वेटर की न्यू जर्सियों की ज़रूरत है, हम आपको भी इस लो प्राइस पर दे देंगे, तो जी आप अपना रुझान हमारी तरफ करें। रिमाइंडिंग कंज्यूमर वेयर टू बाय द प्रोडक्ट, अपने कंज्यूमर को ये चीज़ याद दहानी कराना कि भाई आप हमारे कस्टमर जो हमारी प्रोडक्ट है उसको कहाँ से कैसे परचेज़ कर सकते हैं। कीपिंग द ब्रांड इन अ कस्टमर माइंड ड्यूरिंग इट्स ऑफ सीज़न, अगर ऑफ सीज़न है तो भी अपनी ऐड, जिस तरह आप कोका कोला वाले हैं सर्दियों में
कोका कोला की कोई इतनी ख़ास ज़रूरत नहीं होती, बस किसी ख़ास मेहमान के लिए हम मंगवा लेते हैं, ख़ुद घर में इतने जो ठंडे की ज़रूरत नहीं होती आम रूटीन में। तो फिर भी कोका वाले ऐड को कंटिन्यू रखें, बार बार दें कि उनको जो है वो दिमाग से कोका कोला ना निकले से कस्टमर के जहन से। समझ रहे हैं आप पॉइंट को, कि उनको रिमाइंड करवाते रहना। कुछ एडवर्टीजमेंट का मकसद ये भी हो सकता है। ये सारी चीज़ें हैं ऑब्जेक्टिव सेटिंग्स में। नेक्स्ट, जब हमारा ऑब्जेक्टिव सेटिंग्स के हम से सेशन से गुजर जाते हैं कि भाई हमारा ऑब्जेक्ट क्या है, तो नेक्स्ट हम देखते हैं बजट डिज़ाइन। ये चीज़ मैंने आपको लास्ट लेक्चर में भी जो है बताई थी कि बजट डिज़ाइन के बजट उस तरीके का होना चाहिए कि हम लोगों की उतनी सेलिंग भी ना हो जितना हम एडवर्टीजमेंट पे बजट लगा दें, तो हमें क्या फ़ायदा जी। अगर हमारी सेल से हम लोगों को मिलता है जो रिटर्न है वो हमें आता है जी, एग्जाम्पल के तौर पे हम कहते हैं जी हम लोगों ने 10 लाख जो है कमाया इस प्रोडक्ट से, इसकी सेलिंग से 10 लाख कमाया, तो क्या 15 लाख अगर हमने इसके एडवर्टीजमेंट पे लगा दिया तो फिर, या 11 लाख या 10 की जगह हम 8-9 लाख भी कह दें, चले नियर टू 10 लाख पहुंच जाते हैं। 8 लाख 5 लाख 10 जो हमने उसकी मशहूरी करने में ही लगा दिया, इधर उधर कैसे भी ऐड चलाई, बिल बोर्ड लगाए, टीवी पे फलान ढमकान, अब उतनी सेल नहीं या उतना मार्जिन नहीं, उतना प्रॉफिट नहीं जिससे जितना हमने उसकी कॉस्ट पे उसके बजट पे खर्च कर दिया है। तो बजट डिसीजन भी बहुत सोच समझ कर जो है हमने उठाना होता है। नेक्स्ट, मैं जो पिछले लेक्चर में मैंने आपको थोड़ा सा बताया था कि बजट की जो अप्रोच होती है उसमें 4 अप्रोचेज हैं जो वो यूज़ करते हैं। एक वो कहते हैं अफोर्डेबल अप्रोच होनी चाहिए, जो मैंने आपको एक्सप्लेन की थी कि हमारी अफोर्डेबिलिटी, एक अप्रोच वो कंपनी यूज़ करती है जो कहते हैं कि भाई हमारी अफोर्डेबिलिटी में जो आएगा हम वो जो है यूज़ करेंगे। अब अफोर्डेबिलिटी में क्या आता है, जो उस अब मैं हूँ ना, मैंने अगर कपड़े ख़रीदने हैं तो मैंने अपनी अफोर्डेबिलिटी में ये देखना है कि भाई मेरे पास अगर 10,000 है तो 10,000 में मैं कितनी शॉपिंग कर सकती हूँ, ठीक है, ये मेरी अफोर्डेबिलिटी है। परसेंट ऑफ सेल कि जी हमारी इसमें मैंने ये भी आपको बताई थी अप्रोच कि इसमें वो अपनी सेल का टारगेट देखते हैं कि हमारी टारगेट सेल क्या है, कितनी सेल जाती है, कितनी जाएगी, उसके मुताबिक हमारा जो है कितनी रिटर्न हमें आता है, उसके मुताबिक हमने जितना नंबर ऑफ़ वॉल्यूम हम सेल जितना एडवर्टीजमेंट बढ़ाना चाहते हैं। अब जिस तरह हम कहते हैं, ये इसमें एग्जांपल मैं आपको देती हूँ फेसबुक में, अगर आप लोगों ने तो वैसे ये नहीं किया होगा, फेसबुक पे ऑनलाइन जो बिज़नेस चलाते हैं वो एक टर्म उनकी ऐड को चलाने के लिए ना यूज़ करते हैं बूस्टिंग ऐड, ठीक है, ऐड बूस्टिंग। कभी पेज बनाएं सेलिंग के लिए, कभी काम करें तो आपको यकीनन ये नज़र आएगा ऐड बूस्ट करना। वो हमसे पूछते हैं कि आप कितने जो है हद तक अपनी ऐड को बूस्ट करना चाहते हैं। क्या आप चाहते हैं कि आपकी ऐड 500 लोगों तक शो हो, क्या आप चाहते हैं 1000 लोगों को शो हो, क्या आप चाहते हैं 5000 लोगों को शो। जितना नंबर ऑफ़ पीपल्स हम बढ़ाते जाते हैं उतने ही हमारा जो बजट है वो भी ज़्यादा हो जाता है, उतना हमारा सेल का जो परसेंट है टारगेट है वो भी ज़्यादा होता है। ज़ाहिर सी बात है, 500 लोगों को अगर शो होती है ऐड तो 500 में से 100 खरीद लेंगे, 1000 लोगों को शो होती है 1000 में से 200-300 लोग खरीद लेंगे, 5000 लोगों को ऐड शो हो रही है तो 5000 में से 1000 तो खरीद ही लेंगे। ये क्या मतलब, कितने लोगों किस परसेंट तक हम अपनी सेल को बढ़ाना चाहते हैं, उस हिसाब से हम अपना बजट डिसाइड करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास है कम्पिटिटिव पार्शली, कि हमारे जो कंपटीटर हैं वो क्या कर रहे हैं, ठीक है, हमारे कोको कोला वाले किस हद तक ऐड को चला रहे हैं, क्या जो खर्च अपने एडवर्टीजमेंट कर रहे हैं, उनको कम्पीट करने के लिए हमें अपना बजट कहाँ तक लेकर जाना है, ठीक है। ऑब्जेक्टिव एंड टास्क, हमारा मकसद क्या है, हमारा काम, अगर हम टेलीविज़न पर चला रहे हैं तो हमें कितनी ज़रूरत पड़ेगी, अगर हम मैगज़ीन में दे रहे हैं तो कितनी बजट की ज़रूरत है, फ़ोन मोबाइल सोशल मीडिया पर चला रहे हैं तो क्या हमारा टास्क है। तो ये डिपेंड करती है, ये जो हमारा फिर मकसद होगा, जो हमारी सेटिंग्स होगी, जो हमारे मैनेजर का सारा होगा, उसके मुताबिक जो है हम अपना बजट डिसाइड कर लेते हैं। एडवर्टाइजिंग स्ट्रेटजी अब डेवलप करना, एक एडवर्टाइजिंग स्ट्रेटजी डेवलप करना कहता है कि द स्ट्रेटजी बाय विच द कंपनी अकम्प्लिश इट्स एडवर्टाइजिंग ऑब्जेक्टिव। It consists of 2 major elements: creating advertising message and selecting advertising media। कहता है कि एडवर्टाइजिंग स्ट्रेटजी बनाते वक्त 2 चीज़ों का ख्याल रखना होता है। एक ये कि हमने अपना एक एडवर्टाइजिंग का जो मैसेज है वो क्या बनाना है,
दूसरा ये कि हमने क्या जो मीडिया है वो यूज़ करना है अपनी ऐड को बूस्टअप करने के लिए। जब हम एडवर्टाइजिंग का मैसेज बनाते हैं तो हमें इसके लिए भी, अगर आपको याद हो तो मैंने आपको बताया था मैसेज स्ट्रक्चर, मैसेज फॉर्मेट, ठीक है, ये चीज़ें पिछले लेक्चर में सारी मैंने आपको बताई थी। तो ये ही चीज़ें दोबारा इसमें रिवाइज हो रही हैं कि मैसेज जब हमने बनाना होता है तो हमने उसका स्ट्रक्चर, उसका फॉर्मेट, उसकी वर्डिंग, उसका जो है हमने क्या जो है यूज़ करना है, हमारा सोर्स क्या होगा उस मैसेज को आगे, वो कोई डॉक्टर, कोई मदर, कोई इंजीनियर, किस सोर्स के ज़रिए हम उस मैसेज को पहुंचा रहे हैं, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें हमने एडवर्टाइजिंग स्ट्रेटजी में ही डिसाइड करनी होती हैं, ठीक है। मैसेज जो है हमने अपना कंटेंट खुद अपना जो एक कंसेप्ट है, जो अपना कंटेंट है वो हमने खुद बनाना होता है। मैंने ये कंटेंट का भी सारा डिटेल में आपको बताया था। अपना कंटेंट बनाना, अपना मतलब मैं अगर एडवर्टाइजिंग मैनेजर हूँ तो मैं क्या कंटेंट लेकर मार्केट में आई हूँ, क्या मैं किसी को कॉपी कर रही हूँ, क्या मैं किसी का कंटेंट कॉपी कर रही हूँ, किसी को चीट कर रही हूँ, या मैंने अपना कंटेंट खुद बनाया अपना मैसेज आप तक पहुँचाने के लिए, ठीक है। तो मैसेज एग्जीक्यूशन के जब हमने बना लिया, फिर हमने क्या स्टाइल उसका रखा, ठीक है, हमारी क्या अप्रोच है, क्या टोन है, क्या वर्ड्स हैं, क्या फॉर्मेट है, क्या किस हमने स्टाइल में हमने अपना मैसेज जो है कन्वे किया, हमारा मैसेज टोन क्या था, हम मैसेज में वर्ड्स क्या यूज़ कर रहे थे, हम इमेजेस क्या दे रहे थे, हमने पीछे म्यूज़िक, बैकग्राउंड म्यूज़िक क्या दिया, ठीक है, हमने लाइफस्टाइल कैसा उठाया, हमने जो है वो जो मीडियोकर होते हैं उनके लाइफस्टाइल पे ऐड दी, जो गरीब लोग होते हैं, जो बिल्कुल ही लो लेवल का तबका, उसके ऊपर ऐड दी, या जो एलीट क्लास है हमने उसको उसका लाइफ स्टाइल उठाया। तो ये चीज़ें एग्जीक्यूशन स्टाइल में आती हैं, ठीक है। जब आप मैसेज बनाते हो तो उसको एग्जीक्यूट करते हो, अपना सोर्स फिर आप जब डिसाइड करते हो तो उसका स्टाइल क्या रखते हो, कि मदर दिखाई है कि तो एलीट क्लास मदर दिखाई है, या नॉर्मल मीडियोकर की दिखाई है, या पुअर की दिखाई है, ठीक है। क्या हमने किस किस स्टाइल से किस कम्युनिटी को मैसेज दिया है, ठीक है। देन सेलेक्टिंग एडवर्टाइजिंग मीडिया, ठीक है। मीडिया डिज़ाइन, मैसेज का डिज़ाइन तो आपने कर लिया कि मैसेज का स्ट्रक्चर, फॉर्मेट, सोर्स, एग्जीक्यूशन स्टाइल क्या होगा। मीडिया डिज़ाइन, हमने अपना मैसेज जो है वो किस सोर्स ऑफ मीडिया के ज़रिए, टेलीविज़न के ज़रिए, ठीक है, मैगज़ीन के ज़रिए, रेडियो के ज़रिए, मोबाइल सोशल मीडिया के ज़रिए, ईमेल्स की डायरेक्ट हम आउटडोर खुद निकले डोर टू डोर, किस तरीके से हमने मैसेज पहुंचाया। अब हर जो है एक मोड का एक एडवांटेज भी है, उसकी लिमिटेशन भी है। कहते अगर हम टेलीविज़न की बात करें तो टेलीविज़न का जो एडवांटेज है वो ये होता है कि हमारा लो कॉस्ट पर हमारी जो एडवर्टाइजिंग है, अगर जियो की बात की जाए, लाहौर में भी देखा जाता है, कराची में भी, इस्लामाबाद में भी, मुल्तान, पूरे पाकिस्तान भर में, पाकिस्तान के बाहर भी जियो एक ऐसा टीवी चैनल है जो देखा जाता है। अगर आप जियो पे अपनी एडवर्टीजमेंट देते हो तो मेरे ख्याल से पूरी इंटरनेशनल लेवल पे आपकी ऐड चले जाती है, ठीक है। तो हमें कॉस्ट इतनी पे नहीं करनी पड़ती जितना बड़ा ऐड हम चला देते हैं, ठीक है। बहुत सारी सीरीज़ में हमारी जो है वो अपेरल हो जाती है ऐड की, लेकिन उसकी लिमिटेशन क्या है, उसका जो एक छोटा सा ड्रॉबैक है वो क्या है कि हमारी सारी जो पूरा एक वर्ड है या एक नेशनल लेवल वर्ड की आप ना भी लें जी, आप नेशनल लेवल पर ले आए कि अब हर जो है एक सूबे का, सिटी का अपनी नॉर्म्स, अपनी कस्टम्स, अपनी एक, हमने दिखाया जी एक लड़की ने पैंट शर्ट पहनी है वो ऐड दे रही है। अब सिंध साइड पे चले जाए तो वो इस चीज़ को बड़ी वाहियात नज़र से देखेंगे कि एक लड़की जो है पैंट शर्ट या ट्राउज़र शर्ट या उसने दुपट्टा नहीं ओढ़ा हुआ, तो ये क्या बकवास है, ये कैसी कंपनी है, ये क्या चीज़ दे रही है हमें, ठीक है। तो इन चीज़ों का ड्रॉबैक जो है इस चीज़ से फेस करना पड़ता है। अब हम ये तो नहीं करेंगे ना कि अगर हमने कराची के लिए ऐड बनाई है, सिंध के लिए बनाई है, तो घाघरा चोलियाँ चूड़ियाँ पहनाकर, दुपट्टे ओढ़ कर और वो पूरा उनकी तरह का सुरमा लगा कर ऐड दें तो वो खुश हो जाएं कि ये जी हमारी तरह की औरतें ऐड दे रही हैं, ठीक है। अगर हम कहते हैं जी हमने पंजाब में ऐड चलानी है तो पंजाब वालों को भी हम उस लेडी को उठाकर पाकिस्तानी पंजाबी ऐड में डाल दें तो वो बड़ा ऑकवर्ड फील है। तो ये चीज़ें थोड़ी बहुत जो है उनको इस टेलीविज़न मीडिया में समझ लें कि या उसको फेस करनी पड़ती हैं या उसको उस चीज़ के ऊपर बहुत ज़्यादा फोकस करना पड़ता है, ठीक है।
एडवर्टाइजिंग एजेंसी को इस चीज़ पे बहुत ज़्यादा जो है ध्यान रखना पड़ता है इस चीज़ का। अगर वो मीडिया यूज़ करें, डिजिटल मीडिया, मोबाइल एंड सोशल मीडिया, तो उनको अब सोशल मीडिया लोग अपनी मर्ज़ी से यूज़ करते हैं ना। मैंने फेसबुक यूज़ करनी नहीं करनी मेरी मर्ज़ी, मैंने इंस्टा यूज़ करना नहीं करना मेरी मर्ज़ी। बहुत सारे लोग बड़े बड़े सियाने नहीं यूज़ करते, ठीक है। तो यंग जनरेशन तक तो मैसेज किसी ना किसी तरीके से पहुंच गया, जो लोग यूज़ करते हैं। हमारे जो बड़े हैं जो नहीं मीडिया सोशल मीडिया यूज़ करते, इसका ड्रॉबैक ये कि उन तक मैसेज नहीं पहुंच पाता, ठीक है। हम न्यूज़पेपर, अब न्यूज़पेपर एक ऐसी चीज़ है, टेलीविज़न पे तो देखे ना आप, अब न्यूज़पेपर एक बहुत लो कॉस्ट है, एक क्विक भी है, आपने आज खबर दी सुबह छप गई, और लो कॉस्ट भी है। लेकिन इसका ड्रॉबैक क्या, आज न्यूज़पेपर आपके घर आया, कल बहुत जल्दी जो है न्यूज़ दब जाती है, क्योंकि रोज़ नया ऐड, नया न्यूज़पेपर, तो लोग अब पुराना न्यूज़पेपर कितनी को देर तक पढ़ सकते हैं, या एक ऐड को कितनी को बार खोल के देख सकते हैं, ठीक है। तो वो फिर दब जाती है, जल्दी जो है वो निकल जाती है लोगों की नज़र से। डायरेक्ट मेल, आप डायरेक्टली मेल करें, आपकी मेल को कोई फोकस करता है नहीं करता, आपकी मेल स्पैम में जाती है, जंक में जाती है, ठीक है। कि आप, अब मैं अगर यूज़ करती हूँ, मैंने अपनी जो ईमेल है वो खाड़ी वालों को, सना सफिनाज वालों को दी और ट्विटर वालों को दी हुई है कि जी मुझे यहाँ पे इन्फॉर्मेशन पहुँचा दी जाए। अब वो मेल आती है, मेरी मर्ज़ी है मैं पढ़ूँ ना पढ़ूँ, मेरी मर्ज़ी मैं उसके ऊपर रिप्लाई ना करूँ, मेरी मर्ज़ी। या मुझे मेल मिलती भी है कि नहीं मिलती, स्पैम में चले जाती है, जंक में चले जाती है, तो ये इसका ड्रॉबैक। मैगज़ीन्स, अब कहते हैं मैगज़ीन भी एक तरीका है कि हम अपनी मैगज़ीन, अगर आप में से कोई लड़कियां पढ़ती होंगी तो पता देखा होगा कि रूह अफ़ज़ा वालों ने, तिब्बत वालों ने, फेयर एंड लवली वालों ने अपनी जो ऐड है वो मैगज़ीन में दी हुई होती है। सलूक उसके साथ भी वही वाला होता है, न्यूज़पेपर वाला, पढ़ी ना पढ़ी वो बंद किया, रख दिया न्यूज़पेपर। रेडियो, आजकल के दौर में अगर मैं 100 लोगों को बिठाकर पूछूँ ना कि रेडियो कौन कौन सुनता है, तो मेरे ख्याल से मुश्किल से 5 से 10 लोग हाथ खड़ा करेंगे। ये ट्रू फैक्ट है, आप चाहे खुद कर लें 100 लोगों को, चलें आप सोशल मीडिया पे चाहे ये क्वेश्चन डाल दें कि आज के वक्त में रेडियो कौन कौन सुनता है, ठीक है। बहुत कम लोग आपको रिस्पॉन्स करेंगे कि हम रेडियो सुनते हैं। तो रेडियो पे ऐसी आप ऐड चलाते हो, खर्चा करते हो, एडवर्टीजमेंट दे देते हो, उस रेडियो में ऐड चलाने का क्या फ़ायदा जिसको कोई सुने ना। ये इसका ड्रॉबैक आज के दौर में। हाँ, पहले वक्तों में तो सुना ही रेडियो हो जाता था, जब ये व्हाट्सएप, फेसबुक, यूट्यूब उलट बुलट नहीं होता था, तब लोग सुनते ही रेडियो थे। अब तो टीवी पे ही नहीं शो, मान तो रेडियो पे किसने प्रोग्राम सुनने हैं, ठीक है। तो अगर रेडियो लो जो है वो लो कॉस्ट है, हाई जोग्राफिक है, जल्दी न्यूज़ हर जगह पहुंच जाती है, लेकिन क्या इसमें लिसनर कम होते हैं, ठीक है। आउटडोर में भी अगर हम कहते हैं जी हमने डोर टू डोर मार्केटिंग करनी है, खुद निकलना है, हम क्या दुनिया के कोने कोने या शहर के, मुल्क के कोने कोने पर जा सकते हैं? नहीं, हमारे पास एक सिलेक्टेड एरिया होता है, सिलेक्टेड नंबर ऑफ पीपल होते हैं, हमारा मैसेज फिर सिर्फ चंद लोगों में ही रह जाता है, ठीक है। ये इसका ड्रॉबैक। नेक्स्ट हमारे पास है एवेल्यूएशन, एडवर्टाइजिंग एवेल्यूएशन। उसमें सबसे पहले है evaluating advertising effectiveness and the return of the advertising investment। हमारी इन्वेस्टमेंट, एडवर्टाइजिंग इन्वेस्टमेंट का रिटर्न वही है जो हमें सेल्स की शक्ल में मिलता है, जो हमें ऑर्डर्स की शक्ल में मिलता है, ठीक है। हमने एडवर्टीजमेंट के ऊपर लाखों लगा दिए, क्या हमने सेल भी उस लेवल की मिली? क्या हमने उस सेल से कमा भी लाखों करोड़ों का लिया? तो ये है एवेल्यूएशन हमारी एडवर्टीजमेंट की। अब एक जो मैनेजर है वो ऐड दे देता है, वो उसने ऐड दे दी, ऐड चल गई, ऐड लोगों तक पहुंच गई। अब ऐड लोगों तक पहुंच गई, फैल गई, जगह जगह पर जो है ना नॉइस मच गई, शोर हो गया, माउस टू माउथ चल रहा है, फलानी ऐड देखी, फलाने ने ये सेल गई, फलाना ये दे रहा है, या ये प्रोडक्ट मार्केट में आ रही है, फैल गया।
जहाँ पे जो एडवर्टाइजिंग मैनेजर है, एजेंसी है, उसका काम मुकम्मल, अब उसका रिटर्न क्या आएगा, उसको भी तो वैल्यूएट करना है ना। हमने एडवर्टाइजमेंट, हम फेसबुक पे अगर मैंने अपनी प्रोडक्ट सेल करनी है, कपड़े सेल करने हैं, मेकअप सेल करना है, अब मैंने ऐड तो बूस्ट कर दी, मैंने पैसे तो लगा दिए, अब मैंने ये भी तो देखना है कि मुझे उसका रिटर्न क्या आ रहा है, कितने ऑर्डर आ रहे हैं। अगर मैंने 1000 रुपये की ऐड चलाई थी तो उस 1000 को लगाकर क्या मैं 10-15 हज़ार कमाने के काबिल हूँ? तो ये है वैल्यूएशन जो कि एक मैनेजर, सेल्स मैनेजर ने करनी होती है कि हमने ऐड दी थी तो उसकी वैल्यूएशन में हमें बैक में क्या रिटर्न मिला, क्या सेल आई हमारे पास, कितने नंबर ऑफ पीपल्स हमारी ऐड से अट्रैक्ट हुए, हमारी तरफ माइल हुए, उनका हमारे साथ एक जो है रिलेशनशिप बंधा। The net return on the advertising investment divided by the cost of the advertising investment, हमें कितना फ़ायदा अपनी सेल से हुआ और हमने एडवर्टीजमेंट का खर्चा निकाल कर कितना पैसा कमाया, ये है सारी वैल्यूएशन। ठीक है। अदर एडवर्टाइजिंग कंसिडरेशंस, कहता है कि इसके अलावा जो कंसिडरेशन जो हमारी एडवर्टाइजमेंट को या एडवर्टाइजिंग कंपनी को फेस करनी पड़ती है, उसमें 2 तरह की कंसिडरेशन है। ठीक है। पहली इसमें कंसिडरेशन कहता है कि हाउ विल द कंपनी ऑर्गेनाइज इट्स एडवर्टाइजिंग एंड कंटेंट फंक्शंस, किस तरीके से कंपनी अपनी एडवर्टाइजमेंट को चलाएगी, हु विल परफॉर्म विच एडवर्टाइजमेंट टास्क, कंपनी में जो हमने ऐड चलाने के लिए करैक्टर उठाए वो कौन कौन सा करैक्टर क्या टास्क प्ले करेगा, ये भी एक एडवर्टाइजिंग एजेंसी की कंसिडरेशन है। सेकंड वो कहता है कि हाउ विल द कंपनी अडॉप्ट इस एडवर्टाइजिंग स्ट्रेटजीज एंड परफॉर्म एट द कॉम्प्लेक्सिटीज ऑफ इंटरनेशनल मार्केट्स, अगर जियो पे आपको मैंने बताया कि ऐड चलती है तो वो नेशनल के अलावा इंटरनेशनल लेवल पे भी जाती है, तो क्या कंपनी अपनी किस तरीके की स्ट्रेटजी को उठाएगी कि वो नेशनल के साथ साथ इंटरनेशनल लेवल पे भी काम करके जाए। तो ये कंसिडरेशन है जो एक एडवर्टाइजिंग एजेंसी को फोकस में रखनी पड़ती हैं। ठीक है। ऐड चला देना कोई बड़ी बात नहीं होती, ऐड को चलाना, उसका जो है मैसेज, उसका पॉजिटिविटी, उसके इम्पैक्ट को मद्देनजर रखना बहुत मैटर करता है। ऑर्गेनाइजिंग फॉर एडवर्टाइजिंग, इसमें हमारे पास जो लोग हमारी मदद करते हैं उनको हम कहते हैं एडवर्टाइजिंग एजेंसी। अब इसमें जो है एडवर्टाइजिंग को चलाना, जो हमारी स्मॉल कंपनीज होती हैं ना, छोटी कंपनियां, उसमें एडवर्टाइजिंग को ना सेल डिपार्टमेंट्स वाले ही मैनेज कर लेते हैं। ठीक है। जो छोटे लेवल की कंपनियां आती हैं उसमें एडवर्टीजमेंट को जो सेल डिपार्टमेंट होता है उसी के लोग मैनेज करते हैं। जो बड़ी बड़ी कंपनियां आती हैं ना, उनका अपना पूरा एडवर्टाइजिंग डिपार्टमेंट मैनेजर होते हैं। ठीक है। अगर कंपनी एडवर्टाइजिंग मैनेजर या डिपार्टमेंट के साथ नहीं काम करना चाहती तो फिर वो बनाती है, काम लेती है एडवर्टाइजिंग एजेंसी से। एडवर्टाइजिंग एजेंसी क्या होती है, वो जो सिर्फ एक कंपनी के साथ काम नहीं करती, वो यूनिलीवर में वो सनसिल्क को भी प्रमोट कर रही है, पेंटीन को भी प्रमोट कर रही है, डाल्टा को भी प्रमोट कर रही है, कोका कोला को भी प्रमोट कर रही है, मतलब वो एक एजेंसी है, उसका काम ही ऐड देना है। ठीक है। तो कंपनीज फिर ऐसी एजेंसीज के बंदों को हायर करती हैं, या अपने बंदे, अपने मैनेजर हायर या अपना डिपार्टमेंट बनाने से निस्बत है हम एडवर्टाइजिंग एजेंसी के साथ काम करने का फ़ायदा क्या होता है, उनके पास वेल ट्रेंड मैनेजर्स होते हैं, वेल नॉन होते हैं, उनको सारी नेशनल इंटरनेशनल मार्केट का जो स्ट्रक्चर है वो पता होता है, उनको पता होता है कि हमने मॉरल लेसन कैसे देना है, उनको पता होता है कि हमने किस ऐड के लिए जो है किन लोगों को, किस करैक्टर को, किस सोर्स को चूज़ करना है, फिर हमने मैसेज कैसे कन्वे करना है, उस ऐड को नेशनल के साथ साथ इंटरनेशनल लेवल पे भी सेट करना है। तो एडवर्टाइजिंग एजेंसी का ये बहुत फ़ायदा होता है, वो उनका काम ही यही है ना, जिसका काम उसी को साझे वाला काम। फिर नेक्स्ट हमारे पास है ये एडवर्टाइजिंग एजेंसी, जिसको मैंने अभी बड़ी डिटेल से आपको बताया, इंटरनेशनल एडवर्टाइजिंग डिवीजन, जहां हमने अपनी ऐड को नेशनल लेवल पर चलाना है वहां हमने उसको इंटरनेशनल लेवल पर भी लेकर जाना है। ठीक है। तो इंटरनेशनल एडवर्टीजमेंट को जब हमारी ऐड इंटरनेशनल पर चले जाते हैं ना, तो उसका बहुत सारी कम्प्लेक्सिटीज़ जो है उसका फेस करना पड़ता है। ठीक है। क्यों? क्योंकि हमारे रुझान, हमारी नॉर्म्स, हमारे कस्टम्स और हैं। ठीक है। हमारा तो खाना पीना ही इवन के उन लोगों से अलग है।
हमारा तो खाना पीना ही उनसे अलग है। हम अगर जी गाय के गोश्त के एग्जाम्पल एक दे रही हूँ कि गाय के गोश्त पे अगर कोई ऐड चला रहे हैं तो वो अगर इंडिया में जाकर चलती है तो इंडिया वाले तो जो है ना नाचना तड़फना शुरू कर देंगे, ये तो हमारी गौ माता है, हम तो इसकी पूजा करते हैं एंड ऑल दैट, तो ये मुस्लिम्स उसको खा रहे हैं। तो वो करते भी हैं इस चीज़ का बड़ा। ये एक छोटी सी एग्जांपल उठाई मैंने, ठीक है। जब पूरी जो है नेशनल इंटरनेशनल लेवल पे ऐड चलती है तो इस तरह बहुत सारी जो है ड्रॉबैक्स, नेगेटिव पॉइंट्स, इम्पैक्ट जो है वो कंपनी को फिर इन कॉम्प्लेक्सिटीज से गुजरना पड़ता है, ठीक है। तो इसलिए जब हम इंटरनेशनल लेवल पे एडवर्टाइजिंग देते हैं तो उसको बहुत ही सोच समझ कर चलाते हैं, ठीक है। सोच समझ पे ज़रा सा फोकस के उसको बहुत ही सोच समझ कर उसके ऊपर एक जो डिटेल में वर्किंग करने के बाद, डिटेल में इंफॉर्मेशन लेने के बाद कि ऐसी ऐड जो नेशनल और इंटरनेशनल दोनों पे एक जैसा काम करे, ना उन लोगों को बुरा लगे ना हमारे लोगों को बुरा लगे, तो इसका डिसीजन मुश्किल भी होता है, कम्प्लेक्स भी होता है, तो उसको बड़ा जो है ध्यान से हमें उठाना पड़ता है। नेक्स्ट हमारे पास है पब्लिक रिलेशंस। ये भी मैंने आपको शायद पिछले लेक्चर में बताया था कि पीआर बनाना। हम कहते हैं ना कि मेरी बड़ी पीआर है यहाँ पे, या एक मेरी अच्छी फलां कंपनी के साथ मेरी बड़ी पब्लिक रिलेशंस, उनके साथ अपने आप को अटैच करना। उसका फ़ायदा ये होता है कि कंपनी का जो फीडबैक है पब्लिक से आपको मिलता रहता है, पब्लिक आपके साथ लॉयल होकर जुड़ी रहती है, ठीक है। आपको जो इन्फॉर्मेशन अपनी प्रोडक्ट के हवाले से चाहिए होती है वो आपको मिलती रहती है, ठीक है। जो है हमारे पास कहता है कि जब हम हो जाते हैं पब्लिक के साथ, तो हमें सबसे पहले प्रेस रिलेशंस फॉर प्रेस एजेंसी क्रिएटिंग एंड प्लेसिंग, ठीक है, न्यूज़ वर्ड्स इन्फॉर्मेशन इन द न्यूज़ मीडिया टू अट्रैक्ट अटेंशन टू अ पर्सन, प्रोडक्ट और अ सर्विस। पब्लिक रिलेशन का मतलब होता है कि हम अपनी जो है लोगों के साथ मीडिया पे अट्रैक्शन रखें, लोगों के साथ अपनी सर्विस के हवाले से, अपनी प्रोडक्ट के हवाले से हम उसको अपने साथ कनेक्ट रखें। प्रोडक्ट और ब्रांड पब्लिसिटी, हमारा मकसद ये होता है कि हम अपनी जो ब्रांड है, जो प्रोडक्ट है, उसको पब्लिसिटी दें, ठीक है, लोगों तक पहुंचाएं, लोगों के मुंह तक बस मशहूर हो जाए हमारी जो है वो ब्रांड। लोग बस जो है ना कि उसको कहते हैं ना कि हमारे अब मैं अगर कहूँ कि जी तुम खाड़ी को छोड़कर कोई और स्टाफ पहन लो, लाइमलाइट को छोड़कर कोई और स्टाफ पहन लो, तो मैं कहूँगी नहीं, क्योंकि मेरी एक लॉयल्टी लेवल है उनके साथ कि मुझे उनके अलावा किसी का स्टाफ नहीं पसंद, मैं उनकी लॉयल कस्टमर हूँ, ठीक है। इस तरह क्या रिलेशनशिप बनाना, इस तरह की पीआर बनाना। अपने इन्वेस्टर के साथ अच्छे रिलेशनशिप बनाना भी पीआर में आता है, ठीक है। जितनी अच्छी पीआर होगी उतनी इन्वेस्टमेंट ज़्यादा होगी, क्योंकि इन्वेस्टमेंट पैसा तो एक ऐसी चीज़ है जो एक लाइफ ब्लड की तरह हमारे लिए काम करती है बिजनेस में। तो जितना अच्छा अपने जहाँ हमने पब्लिक के साथ, कस्टमर्स के साथ रिलेशनशिप बनाना है, वहाँ पे हमें अपने इन्वेस्टर्स के साथ भी रिलेशनशिप बनाना है, ठीक है, ताकि हमें जब इन्वेस्टमेंट की ज़रूरत पड़े तो वो अपना हाथ पीछे मत खींचे, बल्कि हमारे लिए तशरीफ़ लेकर आगे हैं, ठीक है। तो इसके अलावा कहता है कि डेवलपमेंट वर्किंग विद डोनर्स और मेंबर्स ऑफ नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन टू गेन फाइनेंशियल और वॉलंटियर सपोर्ट। जो हमारे डोनर्स होते हैं, ठीक है, नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन होती हैं, उनके साथ एक अच्छा रिलेशनशिप बना के चलना, ताकि ज़रूरत के वक्त उनके साथ हमारी पब्लिसिटी अच्छी हो जाती है, ठीक है, हमारी पब्लिसिटी लेवल उनके साथ बहुत अच्छा हो जाता है। मकसद क्या है, रोल क्या है इसका पीआर का? ऑब्वियसली हर बंदा फेम के पीछे है, हर बंदा गुडविल के पीछे है, हर बंदा प्रॉफिट के पीछे है, ठीक है। तो इसका जो पीआर होती है ये बहुत इंपॉर्टेंट इम्पैक्ट देती है। कहते हैं कि ये हमारी पब्लिक के जो रिलेशनशिप होते हैं वो पब्लिक, कहते हैं ना, आप जिस तरह कॉलेज में काम करते हैं, पढ़ते हैं, तो आप स्टूडेंट्स की एक एम्पावरमेंट है, स्टूडेंट एम्पावरमेंट। आप सब स्टूडेंट्स सारे के सारे 500 स्टूडेंट है कॉलेज में, अगर 500 के 500 एक चीज़ के लिए स्टैंड ले लेते हो तो कॉलेज के जो मैनेजमेंट है उसका वो मजबूर हो जाती है इस बात को समझने में, सुनने में, करने में। तो उसी तरह पब्लिक की भी एक एम्पावरमेंट है, पावर है, पब्लिक की उस पावर को लेना, इकट्ठा करना है, ठीक है। ये पब्लिक पावर बहुत ज़्यादा, अगर हमारी कंपनी पे कोई इल्ज़ाम लगा है, किसी ने कंपटीटर ने कोई जो है हमारी कंपनी का नाम ख़राब करने की कोशिश किया है, तो यही अगर हमारे जो पब्लिक के साथ पीआर या रिलेशनशिप अच्छे होंगे तो क्या होगा कि हमारे जो पब्लिक पावर होगी वो उस वक्त हमारे काम आएगी, नंबर ऑफ़ वोटर्स हमारे काम आएंगे,
तो ये बहुत बड़ा रोल है पब्लिक रिलेशनशिप का। अगर हमें इन्वेस्टमेंट की ज़रूरत है तो हमारे सारे इन्वेस्टर्स के साथ हमारी बहुत अच्छी पीआर है, तो ये हमारे लिए पॉजिटिव बनेगा, हमारा एक बहुत अच्छा रोल जो है अदा करेगा ये हमारे जो हमारे इन्वेस्टर्स के साथ एक हमारा अगर अच्छी पीआर बनी हुई होगी। तो इस सारी पॉइंट्स के साथ ये चैप्टर्स जो आपका है 15 यहाँ पर ही वाइंड अप, ठीक है। तो नेक्स्ट जो आपका लेक्चर मेरे साथ लास्ट लेक्चर होगा इंशाल्लाह। आपके क्लास के स्टूडेंट ने पूछा था इम्पोर्टेंट मैम बता दें हमें मार्केटिंग का, तो बेटा जो आउटलाइन मैंने आपको पढ़ाई है ना वो सारी की सारी मोस्ट इम्पोर्टेंट है, ठीक है। ये चीज़ दिमाग से निकाल दें। अब बच्चे नहीं हो कि मैं आपको कहूँगी कि ये सवाल कर लो ये सवाल कर लो तो बेटा आपका पेपर हो जाएगा। आउटलाइन जब उनके सामने ये जो आपको आउटलाइन मिली हुई है ना, मैंने आपको पता है आउटलाइन के मुताबिक एक एक टॉपिक पढ़ाया है। क्यों? क्योंकि जब आपका पेपर बनता है ना वो आपकी आउटलाइन को सामने रखते हैं। वो आप कोई वो नहीं मैटर के बच्चे नहीं हैं, इंटर के बच्चे नहीं हैं जो मैं कहूँ कि जो है ना ये बार बार रिपीट होता है या ये बड़ा इंपॉर्टेंट है या फलान ढमकान। आपकी आउटलाइन में वो कहीं से भी क्वेश्चन उठा लेते हैं, ठीक है। आउटलाइन कोई आपकी इतनी मुश्किल भी नहीं है, कोई इतनी लेंथी भी नहीं है, तो इसलिए उस सारी आउटलाइन को बहुत अच्छी तरीके से प्रिपेयर कीजिएगा। मैंने पहले ही आपको जो है ना समराइज वे में आपकी आउटलाइन के मुताबिक पढ़ाया है, उसके अलावा मैंने आपको कोई भी टॉपिक जो है नहीं पढ़ाया, ठीक है। आपकी आउटलाइन के मुताबिक 15 चैप्टर्स आपके कंप्लीट हो चुके हैं। नेक्स्ट आपका मेरे साथ लास्ट लेक्चर होगा और लास्ट ही टॉपिक होगा। तो जितने टॉपिक 8 लेक्चर मैं आपको ऑनलाइन दे चुकी हूँ, बाकी लेक्चर जो मैंने आपको क्लास में दिए हैं वो सब मिला के आपका जो है ये सारा सिलेबस इनफ है, ओके। अपना ख्याल रखिएगा, नेक्स्ट लेक्चर में इंशाल्लाह मिलते हैं। खुदा हाफिज़।